पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन सब की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी ने कौन सी टीआरई में और कौन सी तारीख को पूछा था। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है ये कह रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था। तो जो अबुल कलाम आज़ाद हैं उन्होंने इनमें से कौन सी पत्रिका को संपादित किया था। तो इनमें से जो अल हिलाल पत्रिका है इसको अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ऑप्शन बी में देखिए, इसमें दिया है कामरेड पत्रिका। जो कामरेड पत्रिका है इसको किसने संपादित किया था। तो जो कामरेड पत्रिका है इसको मोहम्मद अली जौहर ने संपादित किया था। कौन? तो जो मोहम्मद अली जौहर हैं इन्होंने कामरेड पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन ए को देखिए, इसमें दिया है जमींदार पत्रिका। जमींदार पत्रिका का किसने संपादन किया था। तो मोहम्मद जफ़र अली खान जो जफ़र अली खान हैं इन्होंने जमींदार पत्रिका का संपादन किया था। तो तीनों पत्रिकाओं को आप ध्यान में रखिएगा। अल हिलाल पत्रिका का अबुल कलाम आज़ाद ने संपादन किया, कामरेड पत्रिका का अली जौहर ने संपादन किया और जो जमींदार पत्रिका है इसका अली खान ने संपादन किया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो जो द इंडियन नेशन पत्रिका है इसका संपादन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका संपादन जो है वो 1931 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो द इंडियन नेशन पत्रिका है ये कहाँ से संपादित होती थी। तो ये जो है वो बिहार से संपादित होने वाली पत्रिका थी। अगर बिहार में पूछ ले कि बिहार में कहाँ से संपादित होती थी, तो बिहार की जो राजधानी जो पटना है यहाँ से ये पत्रिका संपादित होती थी। कौन सी? द इंडियन नेशन पत्रिका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो नील दर्पण नाटक है इसकी रचना किसने की। तो इसकी रचना जो है वो दीनबंधु मित्रा के द्वारा की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो नील दर्पण नाटक है ये कब प्रकाशित हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो है वो 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1860 ईस्वी में। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो नील दर्पण नाटक है इसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है वो नील विद्रोह था इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो नील विद्रोह था ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1859 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल वाले क्षेत्र में। जो बंगाल और बिहार का इलाका है उसी क्षेत्र में ये नील विद्रोह हुआ था और इसी के आधार पर दीनबंधु मित्रा जो हैं इसी की व्याख्या करते हुए इन्होंने नील दर्पण नाटक लिखा था। किसने? नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो गांधी जी ने 1914 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार में नील कृषकों के लिए, उसके आधार पर ये नहीं लिखा गया है। ये जो है वो 1859 ईस्वी में जो बंगाल में विद्रोह हुआ था नील विद्रोह उसके आधार पर लिखा गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो तथ्य वाले क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अगर ये पूछ ले आपसे कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किस आधार पर लिखी गई है, तो हमारे देश का जब विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, इसी विभाजन के आधार पर जो है वो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। ऑप्शन ए में दिया है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलती है और उस पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य इस पुस्तक का नाम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो गीता रहस्य पुस्तक है इसको बाल गंगाधर तिलक जब मांडले जेल में थे तो वहाँ उसी जेल में इस पुस्तक को लिखा था, गीता रहस्य को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो जो यंग इंडिया पत्रिका है इसका संपादन
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। महात्मा गांधी ने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया था, लेकिन 4 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जिनसे कि बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वो चारों पत्रिकाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक पत्रिका तो यही है यंग इंडिया पत्रिका। दूसरी पत्रिका इनकी जो है वो है नवजीवन पत्रिका। कौन सी है? नवजीवन पत्रिका, जिसको कि महात्मा गांधी ने संपादित किया था। और तीसरी इनकी पत्रिका है द हरिजन। द हरिजन पत्रिका, जिसे कि महात्मा गांधी ने संपादित किया था। और चौथी जो पत्रिका है वो है द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन। ये 4 पत्रिकाएं हैं महात्मा गांधी की, जिससे कि आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये चारों पत्रिकाएं आपको याद में होनी चाहिए, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और द इंडियन ओपिनियन। एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो द इंडियन ओपिनियन पत्रिका है, इसको महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इसको प्रकाशित किया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में इसको प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो जो हुंकार पत्रिका छपती थी बिहार से, इससे कौन संबंधित थे ये पूछ रहा है। तो जो हुंकार पत्रिका छपती थी, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका प्रकाशन जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता था। अर्थात स्वामी सहजानंद सरस्वती थे वो इस पत्रिका के प्रकाशक थे। कौन थे? प्रकाशक थे। मतलब कि ये तो सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। इसके बाद ऑप्शन ए में देखिए जमुना कारजी और बी में राहुल संकृतायन दिया है। जब 1940 ईस्वी में बिहार किसान आंदोलन हुआ था, तो उस समय ये दोनों लोग, यमुना कारजी और राहुल संकृतायन, दोनों लोग इस पत्रिका से जुड़ करके बिहार किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। मतलब कि इस पत्रिका, जो हुंकार पत्रिका है, इससे यमुना कारजी भी संबंधित हैं और राहुल संकृतायन भी संबंधित हैं। इसका मतलब कि ए, बी और सी तीनों के तीनों सही हैं। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि ये जो हुंकार पत्रिका है ये कहाँ से संपादित होती थी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये बिहार से संपादित होती थी। और बिहार में कहाँ से? तो बिहार की राजधानी जो पटना है, यहाँ से इस हुंकार पत्रिका का संपादन किया जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसको लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने? डॉक्टर भीमराव रामजीराव अंबेडकर ने लिखा है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये पुस्तक जो है वो किस पर आधारित है? तो जब 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ था, तो ठीक उसके पूर्व 1946 ईस्वी में भारत की क्या स्थिति थी, उस स्थिति के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, जिसका नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिससे कि बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इसीलिए कुछ जो पुस्तकें हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसे कि अंबेडकर जी ने लिखा है। सबसे पहली पुस्तक तो इनकी बहुत ही फेमस है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे, वो है बहिष्कृत भारत। आपसे पूछेगा कि बहिष्कृत भारत जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। दूसरी इनकी पुस्तक है बहुत ही पॉपुलर, वो है द शूद्र। द शूद्र, शूद्र कौन थे, इस पर इन्होंने पुस्तक लिखी हुई है और ये भी एग्जाम में कई बार देखने को मिली है। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इनकी पुस्तक है। इन्होंने जाति के विनाश पर यह पुस्तक लिखी हुई है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं, वो हमें छांटना है। तो बेसिकली अगर हम लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें, तो ये भारत में कब लागू किया गया था? तो ये भारत में लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या बेसिकली?
तो जो वर्नाकुलर है ना, इसका मतलब होता है स्थानीय या मूल होता है। और जो स्थानीय हमारे अखबार छपते थे, उन्हीं अखबारों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून बनाया गया था, जिसका नाम जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रखा गया था। और इसी के संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। कथन पहला वाला दिया है कि इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमारे देश में लागू हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय जो है वो लॉर्ड लिटन था। इसीलिए इसको किसने अधिनियमित किया? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। इसीलिए जो पहला वाला कथन दिया है ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। कथन 2 को देखिए, इसमें दिया है कि इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा था। क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये जो हमारे स्थानीय अखबार होते थे, स्थानीय प्रेस होते थे, उस पर प्रहार करता था। ये उनको आघात पहुंचाने का काम करता था, उन पर नियम कानून लगाने का काम करता था। और यही जब आघात करना, नियम कानून लगाना, थोपना, इसी को जो है वो गैगिंग कहा जाता है। इसीलिए इस कानून को भी गैंगिंग अधिनियम भी कहा गया था। मतलब कि जो दूसरा वाला कथन है ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तीसरा वाला कथन देखिए, इसमें लिखा है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे देश का जब अगला वायसराय लॉर्ड रिपन बना था तो वो जैसे ही 1882 ईस्वी में आया, वैसे ही इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया था। मतलब कि जो तीसरा वाला कथन दिया है ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन सही हैं और तीनों के तीनों सही हैं। ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में, इसीलिए जो ऑप्शन डी है हमारा ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन जो 29 नंबर है, ये कह रहा है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, इसको काली किंकर दत्त ने लिखा था। किसने? काली किंकर दत्त के द्वारा लिखी गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो पुस्तक है वो किस पर लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये 1857 की हमारे देश में जो क्रांति हुई थी, उसी क्रांति के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें ये जो दो नाम देख रहे हैं आप, कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये कौन थे? तो ये लोग जो हैं वो बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले लोग थे। पहले कुंवर सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था, लेकिन इसी क्रांति के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हीं के भाई जो थे अमर सिंह, इन्होंने बाद में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और इन्हीं दोनों लोगों के ऊपर ये बायोग्राफी जो है वो काली किंकर दत्त के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 30 कह रहा है कि इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? तो जो न्यू इंडिया समाचार पत्र था, इससे कौन संबंधित है? तो ये जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एनी बेसेंट न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, न्यू इंडिया समाचार पत्र से एनी बेसेंट कैसे संबंधित थी? तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो एनी बेसेंट है, इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था, और इसी होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने दो पत्रिकाओं का सहारा लिया था। एक पत्रिका तो यही थी न्यू इंडिया पत्रिका, और दूसरी पत्रिका थी कॉमनवेल्थ पत्रिका। इन दो पत्रिकाओं के माध्यम से एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। तो आप दोनों पत्रिकाओं को ध्यान रखिएगा। इस बार तो न्यू इंडिया पूछ लिया है, अगली बार ये पूछेगा कि कॉमनवेल्थ पत्रिका से कौन संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, इसको धर्मपाल ने लिखा है। किसने लिखा है? धर्मपाल ने लिखा है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये धर्मपाल कौन है? तो जो धर्मपाल हैं ये हमारे देश में एक गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक थे, और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था द ब्यूटीफुल ट्री। ये पुस्तक किस पर आधारित थी? तो 18th सेंचुरी में हमारा जो एजुकेशन था, जो भारतीय शिक्षा थी, उसी पर ये जो है पुस्तक आधारित है, जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री, एक अच्छा सा वृक्ष। इंडिजेनस का मतलब क्या होता है? तो इंडिजेनस का मतलब होता है स्थानीय। इंडिजेनस का मतलब मूल होता है।
तो मूल भारतीय शिक्षा 18वीं सेंचुरी 18th सेंचुरी में क्या थी, उसी पर आधारित है धर्मपाल की ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो शक्तियों का विभाजन जो है वो मॉन्टेस्क्यू ने जब अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज लिखा था तो इसी पुस्तक में इसने प्रस्तावित किया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग मॉन्टेस्क्यू की बात करें कि मॉन्टेस्क्यू आखिर में कौन थे, तो मॉन्टेस्क्यू जो हैं ये फ्रांस के एक दार्शनिक थे जिन्होंने कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं की शक्तियों के विभाजन के बारे में इन्होंने सबसे पहले लॉ दिया था। अच्छा, एक बात आप समझिए कि ये फ्रांस के दार्शनिक हैं, इन्होंने फ्रांस के लिए पुस्तक लिखी वहाँ के लोगों के लिए, फिर ये हमारे क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम क्यों बना। तो ये हमारे क्वेश्चन का एग्ज़ाम इसलिए बना कि हमारे देश में जो सरकार है इसमें सीधे तौर पर आप देखेंगे तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार का जो मूल जो है वो यहीं से निकल करके आ रहा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज से ही। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है, ये बुक जो है, ये व्यक्ति जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो शक्तियों का विभाजन है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये जो है वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी एंड बिहार, इसको हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो पुस्तक है गांधी एंड बिहार, ये जो पुस्तक है किस पर आधारित है, तो गांधी जी जब 1917 ईस्वी में बिहार गए थे चंपारण का सत्याग्रह करने के लिए, तो वहीं पर महात्मा गांधी की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हुई थी और यही गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था, इसी के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसी की व्याख्या करते हुए पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी एंड बिहार। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है। और ये अभी इसी वाले वीडियो में मिला था कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा सत्याग्रह एट चंपारण, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। कौन सा? सत्याग्रह एट चंपारण, ये जो है ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, सत्याग्रह एट चंपारण। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक और पुस्तक है जो इनकी महत्वपूर्ण है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो है बापू के कदमों में बाबू। बापू के कदमों में बाबू जो है, ये भी इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बापू इसमें महात्मा गांधी को इन्होंने डिनोट किया है और बाबू जो है वो खुद को डिनोट किया है, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनको जो है वो इनका उपनाम जो है वो बाबू भी है, बाबू राजेंद्र प्रसाद भी इनको कहा जाता है। इसीलिए इन्होंने उस पुस्तक का नाम रखा हुआ है बापू के कदमों में बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित है, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है एडवोकेट ऑफ इंडिया। जो एडवोकेट ऑफ इंडिया पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो एडवोकेट ऑफ इंडिया है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं, बल्कि इसको जो है वो दुर्गादास बसु के द्वारा लिखा गया है। इसको जो है वो डी बसु के द्वारा लिखा गया है। मतलब कि जो पहला वाला ऑप्शन दिया है ये तो गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है यंग इंडिया पत्रिका। जो यंग इंडिया पत्रिका है, क्या इसका संबंध महात्मा गांधी से है? तो हाँ, बिल्कुल इसका संबंध है, क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं ये यंग इंडिया पत्रिका का संपादन करते थे। मतलब कि जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ये तो बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है इंडियन स्पेक्टेटर। इंडियन स्पेक्टेटर जो पत्रिका है इसका संपादन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्या यह सत्य है? तो ये भी गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन स्पेक्टेटर है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नहीं, बल्कि इसको जो है वो BM मालाबारी के द्वारा
इसको जो है वो BM मालाबारी के द्वारा जो है वो प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? BM मालाबारी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नहीं। इसका मतलब कि जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ये भी गलत दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों के दोनों सही सुमेलित नहीं है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है हमारा, ये बिल्कुल सही होने वाला है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। क्या यह सत्य है? तो नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं, बल्कि ये जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनके द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया गया था, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। इसका मतलब कि जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कथन है ये तो गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। क्या यह सत्य है? तो नहीं, ये भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत जो सत्याग्रह चला था तो उसमें दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए जो दूसरा वाला कथन दिया है ये भी गलत दिया हुआ है। तीसरा वाला कथन देखिए सी का, ये कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो क्या यह सत्य है? तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जो पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल ये हमारे देश की आज़ादी पर आधारित है और इसको जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। मतलब कि जो कथन सी दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है कौन सा सही होगा, इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः कहाँ तक सीमित था, अर्थात ब्रह्म समाज जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला था, उसके संबंध में हमें सही कथन छांटने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ब्रह्म समाज की बात करें तो जो ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो 1828 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ पर की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो बंगाल वाले क्षेत्र में की गई थी। कहाँ पर? बंगाल वाले क्षेत्र में। मतलब कि बंगाल वाले क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, और इसके संबंध में, इसके प्रभाव के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि ब्रह्म समाज जो है वो ग्रामीण बंगाल तक सीमित था। क्या ये सत्य बात है? तो नहीं, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म समाज था ना ये पढ़े लिखे वर्गों के बीच में ये ब्रह्म समाज था, और ये जो है वो शहरी क्षेत्रों में था। किस में? शहरी क्षेत्रों में था, ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था। मतलब कि जो पहला वाला ऑप्शन दिया है ये तो गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है कि दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फैला हुआ था। क्या ब्रह्म समाज का प्रभाव ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में था? तो ये भी गलत है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो था, शिक्षित वर्ग के बीच में तो था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये नहीं था। मतलब कि जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ये भी गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है कि शहरी शिक्षित वर्ग के बीच में ब्रह्म समाज का प्रभाव था। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षित लोगों के बीच में ब्रह्म समाज था और ये शहरी लोगों के बीच में था। इसका मतलब कि जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। अर्थात हमारे देश में जो राष्ट्रवाद चल रहा था इसको आध्यात्मिक दिशा जो दी गई थी इसको लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसको लोकप्रिय बनाया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये अगर आपसे पूछ ले कि हमारे देश में जो राष्ट्रवाद था उसको आध्यात्मिक दिशा देने का काम किसने किया था, तो आध्यात्मिक दिशा देने का काम जो है वो महर्षि अरबिंदो के द्वारा किया गया था। जो महर्षि अरबिंदो हैं इन्होंने हमारे राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा दी थी। और ये जो आध्यात्मिक दिशा है इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? तो इसको लोकप्रिय जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा।
एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि आपसे अगर पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता किसको कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रवाद जो था इसके आध्यात्मिक पिता जो है वो इन्हीं को कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को। और ये उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें आर्य समाज की कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई वाले इलाके में, जो बम्बई है उस इलाके में आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में की गई थी। कब, 1875 ईस्वी में। ये जो आर्य समाज बनाया गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्राचीन वैदिक धर्म है उसको अपनाया जाए, जो आज का परिष्कृत धर्म है इसको छोड़ दिया जाए। मतलब कि प्राचीन का जो वैदिक धर्म था इसी को अपनाने पर जोर देने के लिए इस आर्य समाज का जो है वो स्थापना की गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इसीलिए दयानंद सरस्वती ने एक नारा भी दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो जो है नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था। तो हमारे देश में जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या आत्मसम्मान आंदोलन जो चला था इसको किसने शुरू किया था, तो इसको शुरू किया गया था ईवी रामास्वामी नायर के द्वारा। जो ईवी रामास्वामी जो नायर थे इनके द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। और ईवी रामास्वामी नायर का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करें कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला था ये आखिर चला पर कहाँ पर था, तो ये जो है वो तमिलनाडु वाले इलाके में चला था। कहाँ पर, तमिलनाडु वाले इलाके में। और ये चलाया क्यों गया था, तो ये जो है वो जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो निचले तबके हैं और जो महिलाएं हैं इनको समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया था। ये किस लिए चलाया गया, क्योंकि हमारे देश में ब्राह्मणवादी विचारधारा उस समय चरम पर थी, आज भी है लेकिन आज कम हो चुकी है बहुत। और उस ब्राह्मणवादी विचारधारा का जो मानना है वो ये है कि सबसे उच्च पर वर्गों को में सबसे उच्च पर जो है वो ब्राह्मण होते हैं, उसके अलावा क्षत्रिय होते हैं, उसके बाद वैश्य होते हैं और उसके बाद शूद्र होते हैं। मतलब कि सबसे शीर्ष पर जो है ये कहते थे कि ब्राह्मण वर्ग है, बाकी सब जो है वो इसके नीचे हैं। और इसीलिए आंदोलन रामास्वामी नायर के द्वारा चलाया गया कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और इसीलिए रामास्वामी नायर ने तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये कब चला था तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तो ये चला था 1925 ईस्वी में। कब चला था, तो 1925 ईस्वी में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चलाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो ये जो नारा है इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया, तो ये नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इनका एक और प्रसिद्ध नारा है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये किसका नारा है, तो ये भी नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर, तो बम्बई वाले इलाके में। कब स्थापित किया था इन्होंने, तो 1875 ईस्वी में। ये सारे फैक्ट्स भी आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर
एक्स्ट्रा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।